अशफाक अहमद का नाम उर्दू अदब में पहले तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और फिर ना ही ये मुमकिन है कि महदूद वक्त में उनका मुख्तसर सा तारुफ भी करवाया जा सके। सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज का एजाज हासिल करने वाले ये मुसन्निफ, ड्रामा निगार और ब्रॉडकास्टर अपने हमजहत काम की वजह से मशहूर हैं, जिसमें ड्रामे, अफसाने, नॉवल और तलकीन शाह जैसे सबक आमूज फीचर्स शामिल हैं। इनकी कहानियों का मजमुआ तिलिस्म होश अफजा एक तजर्बाती हैसियत रखता है, जहां इन्होंने साइंस फिक्शन को देसी माहौल और रिवायती पस मंजर में पेश किया है। कसास इसी मजमुए की पहली कहानी है। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस कहानी का मौजू खून बहा यानी कत्ल का बदला है। देही खानदानों की दुश्मनी में कत्ल का बदला करीबी रिश्तेदार लिया करते हैं, लेकिन यहां बदला लेने वाला कातिल कोई रिश्तेदार नहीं है। वो कौन है, ये जानने के लिए आइए ये दिलचस्प और अनोखी कहानी सुनते हैं। असास। शाम के ठीक 5 बजे मोबे कलियाम से चलकर जब दोनों भाई पतौकी पहुंचे तो 5:30 बज चुके थे और सर्दियों की शाम गहरी होने लगी थी। उन्होंने 7 अप की एक बोतल में आधी आधी चमची काले लोन की डाली और बोतल के मुंह पर अंगूठा रख के उसे अपने अपने मुंह में जकड़ बंद कर लिया। दोनों भाइयों ने उबलते हुए पानी का एक कतरा भी बाहर ना निकलने दिया और बड़ी सफाई के साथ अपनी अपनी बोतल पी गए। साबू और दीनू दोनों सगे भाई ना थे, चाचे ताए की औलाद थे, लेकिन दोनों में सगे भाइयों से भी ज्यादा प्यार था। एक से रंग के कपड़े पहनते, एक जैसी सिंधी टोपी ओढ़ते, दोनों फिड्डी जूती और लांगड़ खींच के चादर बांधते थे। दोनों होठों पर मलाई मल के आंखों में लाल सुरमा डालते थे और दोनों मोबे कलियाम की एक ही औरत के आशिक थे। यह औरत जात की बोरियन थी और सांडे का तेल बेचती थी, सरदारियों की मालिश करती थी और सरदारों से मालिश करवाती थी। साबू और दीनू उसको बहुत अच्छा जानते थे और उसकी वजह से उनके दिल में कोई मैल नहीं था। वैसे भी उनके दिलों में कोई खंदक नहीं थी और यही वजह थी कि उनकी दोस्तियां और दुश्मनियां सांझी थी। दोस्ती तो खैर उनकी एक ही थी और आपस की थी, लेकिन दुश्मनियां काफी थी। इसीलिए वो सफर में और हजर में एक 9 बरनो बरदा हर वक्त साथ रखते थे। ये बुर्दा एक क्लशनकोफ हमेशा अपने साथ रखता था और तीनों एक ही वक्त में एक ही लैंड रोवर में सफर करते थे। जिस शाम वो बतौकी से लाहौर की तरफ चले तो रास्ते में मील भर के टोटे पर बारिश हुई, फिर मौसम बिल्कुल साफ हो गया। साबू ने दीनों से कहा, ताया गुलाम गौस कभी कभी करतार सिंह बल्टोइये का किस्सा सुनाया करते थे तो समा बांध देते थे। दीनू ने कहा, अब्बे ने मुझे और भाई करमदाद को सिर्फ 2 मरतबा यह किस्सा सुनाया था, लेकिन तुम्हारे घर आकर वो अक्सर इसका जिक्र किया करते थे। असल में उनको अपनी औलाद से ज्यादा अपने भाई के बच्चों से प्यार था। साबू ने कहा, खैर ये तो हकी सच्ची बात है। ताया गुलाम गौस हम सबसे बड़ी मोहब्बत करते थे और यह मोहब्बत हमारे अब्बे की वजह से थी। उनको अपना छोटा भाई अपने बेटों से बढ़कर प्यारा था। दीनू ने अपने चचाजाद भाई के कंधे पर जोर से हाथ मारा और ऊंची आवाज में एक वाहियात किस्म का नारा लगाकर बोला, ये सारी मोहब्बत की खेतियां हैं जिनको इश्क के पानी सैराब कर रहे हैं भा, पर आगे का इल्म नहीं कि हमारी औलादों में भी ऐसी मोहब्बत रहती है कि नहीं। जरूर जरूर, पीछे बैठा हुआ गोला बोला, जिनके बड़ों में मोहब्बत होती है उनके छोटे भी इश्क के झोंटे लेते हैं। साबू ने कहा, ओए दारिया, तुम्हारे घराने में भी कभी हुई ऐसी मोहब्बत, हम भाइयों जैसी या हमारे वडों जैसी या हमारे पुराने पुरखों जैसी, जब हम अभी मुसलमान भी नहीं हुए थे। दारा को शर्मा सा गया और भागती हुई लैंड रोवर के बाहर देखकर बोला, मेरे 2 नानों में ऐसी मोहब्बत जरूर थी, पर मैंने उनको देखा नहीं। दीनों ने चटक कर कहा, लख लानत होए दारिया, कभी नाना भी किसी की जद्दे पुश्त में शुमार हुआ है? नान के भी शजरे खतौनी हमेंदी में आए हैं कभी? दादे लोगा की बात कर, ऊंचे लंबे सूरमिया की, नाना कोई रिश्ता नहीं होता। दारा ने क्लशनकोफ पर फूंक मारते हुए हौले से कहा, ठीक है भाई चौधरिया, ठीक है, जद्दे पुश में तो आखिर तक दादे का लहू और दादे की रोती चलती है, नाना तो पहले स्टेशन पर ही उतर जाता है। दोनों भाई हंसने लगे तो आगे फिर मील भर का धुआंधार टोटा आ गया। बारिश हुई नहीं थी पर तुली खड़ी थी। काला स्याह समंदर बड़ी सारी पखाल में भरा दरख्तों से ऊपर छलक रहा था और किसी भी घड़ी उसके फट जाने का अंदेशा था। लाहौर अभी काफी दूर था। साबो ने कहा, मेरा ताया सुनाया करता था कि ऐसी ही काली रात थी और इसी तरह आसमान ने मींह का परनाला रोक रखा था जब सजन सिंह बल्टोइये का बेटा करतार सिंह घर से रवाना हुआ। मां ने कहा भी
कि काका कल सुबह सवेरे चाहे मुंह अंधेरे निकल जाना, पर इस वक्त ना जा। बूंद बारिश का मौसम है, झड़ी लग गई तो रास्ते में एक ही पेड़ है, वहां रुक भी गया तो तेरी घोड़ी नहीं अटकेगी। 4 फुनियर नागों की राजधानी में बड़े बड़े राठ घोड़े नहीं ठहर सके, तेरी घोड़ी तो फिर भी अल्लड़ बिछेरी है, बिदक कर तेरी जांगों से निकल जाएगी। कल सवेरे सवेरे चले जाना और दोपहर से पहले पहले अपने मामा के पास पहुंच जाना। करतार सिंह ने अपनी मां की बात सुनी अनसुनी कर दी और काली नटनी पर काठी डालकर लंबे पेंडे के लिए तैयार हो गया। साहबों ने कहा, मैंने करतार सिंह की तस्वीर देखी थी, इसमें वो मौत के गोले में मोटरसाइकिल चलाने वाली की साथी लड़की नजर आता था। मुंह पर हल्की हल्की दाढ़ी जो कानों के पास जाकर गहरी हो गई थी, आंखों में सुरमा, पगड़ी के ऊपर खांडे का निशान, होंठ बहुत ही बारीक और नाक बिल्कुल सीधी और छोटी। ताया जी बताया करते थे कि वो अपने डोले पर जंजीरी बांधकर और डोला फुलाकर जंजीरी तोड़ देता था। गधे पर अपना हाथ रख के और पूरा जोर डाल के गधे को धरती पर बिठा देता था। जमीन से उछलकर और दरख्त के बड़े से डाले में लटक कर उसे अपने एक ही झकोरे से कड़ाक से तोड़ देता था और नेजाबाजी में सारे इलाके में उसका कोई जोड़ नहीं था। करतार सिंह बल्टोइये की गरजी गिरा के वेदों की लड़की से यारी थी, जिसको सिवाय उसके जानी यार गुलजार के और कोई नहीं जानता था। वैसे उसकी मां भी इस भेद से वाकिफ हो गई थी कि उसने एक मर्तबा करतार के कपड़े धोते हुए जब उनसे बनफशे शीरी के बीजों और मलठी की खुशबू आई तो उसने पूछा कि सच बता करतारिया, वो कौन है जिसको तू जप्फियां डालता रहता है? उसने पक्का सा मुंह बनाकर कहा, मुझे गुरु की सौं बेबी, कोई भी नहीं। गुलजार तो एवी बोंगियां मारता है। मां ने कहा, वे नगर मियां, मुझे इसका नाम तो बता दे। तो करतार ने फिर गुरु की सौं खाकर कहा, कोई हो तो उसका नाम बताऊं बेबे, तू तो वैसे ही वहमों में पड़ जाती है। साबू ने कहा, वेबों की इस लड़की का नाम मनोरमा था। दीनों ने पूछा, तुझे किसने बताया? तो साबू दोनों हाथ मुंह पर मल के बोला, मैंने बहुत सुनी है ये कहानी ताया जी से। और तुझे ये तो पता नहीं होगा कि करतार सिंह बल्टोइये को मारा किसने था? इसका तो किसी को भी इल्म नहीं है वीर जी। साबू ने कहा, 6 बंदे पकड़े गए थे, 5 बरी हो गए थे और एक को शशन बोल गई थी, वो भी हाई कोर्ट से बरी हो गया था। तीनों ने कहा, इस बरखा भरी काली रात में जब बेड़ के अंदर वेरियों ने कमंद फेंककर तारे को घोड़ी से गिराया है तो काली टंटी अल्फ हो गई। उसने अपने दोनों अगली टांगें आसमान तक उठाकर वीरियों पर हमला किया, लेकिन वो बच गए और करतारे के हृदय में बर्छी गाड़ कर वहां से भाग गए। इस काली से अंधेरी रात में काली से मुश्की घोड़ी जब भरी बारिश में नंग दड़ंग वापस घर पहुंची तो करतारे की मां चीख मार कर उठी कि मेरे करतारे की नटनी बर्बाद हो गई लोगों, इसका कुलगी वाला मारा गया, शाहजवान कुंवारी की इज्जत लुट गई। अचानक मोटर के अगले पहिए जोर से उठे और धप से नीचे गिरे। पीछे बैठा हुआ बुर्दा अपनी सीट से उछला और छत से टकराकर अपनी सीट पर आ गिरा। दीनू ने कहा, तो बहुत ही जालिम स्पीड ब्रेकर था, मेरे हाथ स्टीयरिंग पर ना होते तो मैं खिड़की से बाहर निकल गया था। लेकिन लॉन्ग रूट की मेन सड़क पर आज तक कोई स्पीड ब्रेकर बना नहीं, ये कुछ और था। मेरा भी यही ख्याल है चौधरी जी, बुर्दे ने ताईद भरे लहजे में कहा। दीनू भी सोच में डूब गया कि अगर ये स्पीड ब्रेकर नहीं था तो फिर लैंड रोवर उछली क्यों, और लंबे रूट पर चूंकि स्पीड ब्रेकर नहीं होते फिर गाड़ी अल्फ क्यों हुई और इतने जोर से क्यों उछली। साबू ने कहा, जब करतारे की मौत के 1 साल बाद उसकी मां ने मुश्की घोड़ी बेच दी तो गांव वालों ने घोड़ी को जाते वक्त रोते देखा। वो खरीदने वाले को अच्छी तरह से जानती और पहचानती थी कि वो करतारे के बचपन का दोस्त था, लेकिन काली नटनी ने उसे अपने गांव के अंदर सवार ना होने दिया। जब वो बस्ती के से बाहर हो गए तो घोड़ी ने अपनी थूथनी गुरनाम के कंधे पर रगड़कर उसे सवार होने की दावत दी और वो डरते डरते अपने यार की घोड़ी पर सवार होकर अपने चक की तरफ रवाना हो गया। लाहौर कितनी दूर रह गया जी? क्लशनकोव वाले बुर्दे ने पीछे से पूछा तो दीनू ने गर्दन हिलाए बगैर जवाब दिया, 25 मील। साबो ने कहा, बड़ा लंबा मुकदमा चला। बेबे ने पूरा रकबा बेचकर बेटे के कातलों की सारी गर्दनें फंदों में फंसा दी, लेकिन 5 साफ बरी हो गए और छठे को शशन बोल गई, वो भी हाई कोर्ट में बरी हो गया। बुर्दे ने हंकारा भरा तो साबो ने अपने चचाजाद भाई से कहा, वीर जी पूरे 6 साल तक करतारे की मुश्की घोड़ी नटनी गुरनाम के पास रही, लेकिन कभी खुली नहीं, वैसी नहीं रही जैसे इस उम्र की अल्लड़ बिछेरियां रहा करती हैं, बुत सी गई और सर्दियां गर्मियां गहरे स्लेटी रंग का झोल पहन के सारा वक्त गुजार दिया। गुरनाम पट्टी छोड़ता भी था और एड़ी भी लगाता था, लेकिन वो दुल्की से आगे न बढ़ी। पुए सरपट के लिए उसका दिल ही नहीं माना। धमाली चलती अरावार मंजिल पर पहुंचा देती, लेकिन कभी सर उठाकर गर्दन को कमाचा नहीं बनाया। दिल गिरफ्ता सी जाती और वैसी ही सरनहादा वापस आ जाती। गुरनाम को उसके अंदर का दुख मालूम था, इसीलिए उसने मुश्की से कभी कोई तकाजा नहीं किया। घोड़े को, कुत्ते को और काले तीतर को अपने मालिक का बहुत दुख होता है।
दीनू ने कहा। लेकिन साबू ने उसकी बात की तरफ कोई तवज्जो ना दी। उस वक्त तक अपने ताए गुलाम गौस के रूप में उतरा हुआ था और फतेहगढ़ चूड़ियां पहुंच चुका था, जिसे उसने आज तक नहीं देखा था। साबू ने कहा, पूरे 6 साल बाद जब गुरनाम काली नटनी पर सवार चक में दाखिल हो रहा था और 2 सांडनी सवार अपने बूते की मुहार पकड़े नयाई के खंगरों पर पैदल चल रहे थे, काली नटनी इतने जोर से हिनहिनाई कि गुरनाम की गिरफ्त जीन पर ढीली हो गई। अपना रास्ता छोड़कर और दोनों कनौतियां दबाकर नटनी चीते की तरह न्याय में झपटी तो गुरनाम उसकी पीठ से उछलकर रास्ते की मोटी धूल में गिर गया और उसकी तहमत खुल गई। मुश्की नटनी दूसरी जस में पैदल चलते सांडनी सवारों के सामने पहुंच गई। उसने दोनों पिछले सुमों पर अपना पहाड़ जैसा बदन तोलकर बाईं तरफ कमर लचकाई और दाईं तरफ गर्दन में खुम डालकर आसमान भर ऊंची अंगली टांगों के सागरी सम जोड़ के सामने वाले शख्स पर 3 टन का दोमोहा हथौड़ा चला दिया। 1, 2, 3 और जब उसने गिरते हुए शख्स के सर पर चौथा वार किया तो उसका भेजा दूर दूर तक फैले हुए घुंकरों से जाकर चिपक गया। दूसरा आदमी ऊंट की महार छोड़कर भागा तो नटनी की मुहीब आवाज ने उसके कदम पथरा दिए। नटनी के पहले ही वार ने उसकी रीढ़ को रेजा रेजा करके तोड़ दिया। ऊंट की महार उसके टेढ़े नतने से मलगजी धार की तरह सीधी सतीर जमीन पर उतर रही थी और बड़े इत्मीनान से वो खड़ा जुगाली कर रहा था। लैंड रोवर के इंजन से चंगेज खां के लश्कर की खौफनाक सदा बुलंद हुई और तकरीबन 30 हॉर्स पावर की टॉप ने अंदर एक खुड़दंबी सी मचा दी। तीनों ने चीख कर कहा, वीर जी टायर रॉड टूट गया। एकदम ब्रेक लगाकर जब तीनों ने नीचे उतरकर देखा तो सब कुछ ठीक ठाक था और इंजन अपने न्यूट्रल में बड़ी शाइस्तगी के साथ चल रहा था। जब सब वापस आकर अपनी अपनी सीट पर बैठे तो हर एक ने शुक्र अदा किया कि टायर रॉड सही सलामत है और इंजन अपनी फुल पावर में चल रहा है। लेकिन सब हैरान जरूर थे कि वो आवाज कैसी थी और कहां से आई थी और उसका चिंगाड़ से और मैदान जंग के घोड़ों की आवाज से कैसा ताल्लुक था, पर यह कोई ऐसी तवज्जो तलब बात नहीं थी। अब लाहौर करीब आ गया था और उनके सामने 2 रास्ते थे कि वो नहर किनारे यूनिवर्सिटी कैंपस वाले रास्ते से गुलबर्ग जाएं या वहदत रोड पकड़कर फिरोजपुर रोड के पुल पर पहुंच जाएं। साबू ने कहा, वहदत रोड ठीक है। लेकिन जब वो वहदत रोड पर इकबाल टाउन के दहाने की सुर्ख बत्ती पर रुके तो ऐन उनके सामने एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने रुककर क्लाशनकोफ की एक लहराती हुई उफकी बाढ़ मारी। उसे जल्दी से दोहराया और फिर लैंड रोवर की तेज और चमकदार बत्तियों के सामने तेजी से निकल गए। दीनू और साबू, जिन्होंने इकबाल टाउन आने पर मुश्किल से अल्लामा इकबाल के कमाल फन की बात करके उनके ख्वाब पाकिस्तान का जिक्र शुरू ही किया था, देखते देखते हमेशा के लिए मीठी नींद सो गए। पिछली सीट पर जो बुर्दा क्लाशनकोफ संभाले बैठा था वो अस्पताल जाकर खत्म हो गया और उनकी मोटर को उसी मकाम पर सड़क के किनारे रोककर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। कुछ फुटे और पैमाने लेकर सड़क नापी गई और कुछ मोटर का कद-बुत मापा गया। इसके बाद मोटर के अंदर से फिंगरप्रिंट और बाहर से उसके फोटो उतारे गए। डीआईजी साहब के हुक्म से एक सिपाही की ड्यूटी मोटर के पास लग गई और वो अपनी पुरानी वजह की राइफल लेकर ड्यूटी पर खड़ा हो गया। अगले रोज सुबह सवेरे पुलिस के छोटे बड़े अफसरों का हमरा कोई 15-20 सिपाहियों की नफरी वहां जमा हो गई। अखबारों में 3 कालमी सुर्खी से यह खबर शुरू हुई थी और उसमें देनू साबू खानदान के इस मौरूसी झगड़े का मज़कूर था जिसमें मुखालिफ पार्टी के 3 आदमी अभी तक जेल में थे। लैंड रोवर दीवार के साथ लगाकर खड़ी कर दी गई थी और उसके पहियों के आगे एक एक ईंट रख दी गई थी। सिहाला से 2 एक्सपर्ट आ रहे थे और डीआईजी साहब के खुसूसी ताल्लुकात की बिना पर इस वारदात की बड़ी गहराई और गिराई के साथ तफ्तीश हो रही थी। मौसम की खराबी के बावजूद एक फुली आर्म्ड सिपाही हर वक्त गाड़ी के बाहर ड्यूटी पर मौजूद था। सारा दिन गुजर चुका था लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी थी। पुलिस जगह जगह छापे मारकर तरह तरह के माल बरामद कर रही थी लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी मुश्तबा शख्स गिरफ्तार नहीं किया था। अखबार वाले अलबत्ता 26 के करीब मुश्तबा अशखास बेनकाब कर चुके थे लेकिन चूंकि हर एक के नाम के साथ मुबैना लगा हुआ था इसलिए किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। मुजरिम दंदनाते फिर रहे थे। जब रात के 12 बजे और फुली आर्म्ड बावर्दी सिपाही करीबी खोखे पर जाकर कमर सीधी करने को लेट गया तो दोनों मुजरिम अपनी दूसरी नई मोटरसाइकिल पर नंगे मुंह और नंगे सर बगैर किसी हथियार के दंदनाते हुए निकले और लैंड रोवर से जरा दूर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए दंदनाने लगे। उन्होंने देखा वह कोई भी नहीं था। वो ऑन ड्यूटी सिपाही जिसका जिक्र उन्होंने अखबारों में पढ़ा था अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। आधी रात का ट्रैफिक अपने रोजाना मामूल के मुताबिक चल रहा था और वहदत रोड पर खासी चहल पहल थी। दोनों मुजरिम हौसला करके मोटर के करीब आ गए और उस जगह का जायजा लेने लगे जहां खड़े होकर उन्होंने रैपिड फायर किए थे और अपने मिशन में 100% कामयाब होकर घर वापस गए थे।
रात का समा, ऊंची और मध्यम स्ट्रीट लाइट्स, कातलों के चेहरे पर शेतनत, साथ ही तगीर और खुदबीनी और खुदराई के तासुरात, आंखों में शरारत और लबों पर मुस्कुराहट थी। कातलों को इतना करीब, इस कदर पुरसुकून और ऐसी घमंडी और मगरूर देखकर लैंड रोवर की आंखों में खून उतर आया और उसकी बत्तियां एकदम रोशन हो गई। फिर उसने फर्स्ट गियर में 120 मील की स्पीड पर अपने आप को उभारा और ईंटों पर से उछलकर बम्पर जोड़ के गोरे कातिल को टक्कर मारी, जो कुछ देखे सोचे बोले बगैर वहीं ढेर हो गया। दूसरे ने भागने की कोशिश की तो मोटर ने थोड़ा सा पीछे हटकर और बाईं तरफ घूमकर भागते कातिल को जोर की एक साइड मारी और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने उठने की कोशिश की तो लैंड रोवर ने अपना अगला और पिछला पहिया उस पर सान की तरह चला दिया। रीढ़ की हड्डी का चूरा करने के बाद उसने औंधे लेटे हुए बेहोश कातिल का पिंजर तोड़ना शुरू किया और जब तक उसकी पसलियों की छोटी छोटी गंडेरियां नहीं बन गई, लैंड रोवर अपने अगले पहियों की आरी इसी तरह चलाती रही। बहुत से लोगों ने इस मंजर को खुद अपनी आंखों से देखा, लेकिन कोई भी कुछ समझ न सका। भागने वाले खौफजदा जोड़े एक दूसरे से बातें करते हुए यही कहते जा रहे थे कि यह हादसा नहीं है, कोई पुरानी दुश्मनी है, वरना अंदर बैठा हुआ ड्राइवर इस तरह से कचोके दे देकर क्यों मारे। सुबह जब डीआईजी साहब अपने तफ्तीशी अमले के साथ मौका वारदात पर आए तो लैंड रोवर इसी तरह से अपनी जगह पर खड़ी थी और उसके पहियों के आगे एक एक ईंट बदस्तूर रखी हुई थी। उसने मौके पर मौजूद महाफिज संतरी से पूछा तो उसने कुरान की कसम खाकर कहा कि मैं तो 1 मिनट के लिए भी अपनी जगह से नहीं हिला, सिर्फ एक प्याली चाय पीने गया था और इसी अरसे में यह सारा खेल हो गया। डीआईजी ने पूछा, और ये मोटर चला कौन रहा था? सिपाही ने हकलाते हुए कहा, जनाबे अली, मेरे होते हुए तो कोई भी इसके अंदर दाखिल नहीं हुआ, ये सब कुछ तो बाद में हुआ। और उसकी चाबियां कहां थी? उन्होंने कड़क कर कहा, चाबियां मेरे पास थी जनाबे अली, मेरी ब्रांडी की जेब के अंदर। तो फिर किस तरह से मोटर स्टार्ट हो गई? पता नहीं जनाबे अली, मैं खुद हैरान हूं। तुमको सिवाय हैरान होने के और कुछ आता भी है? डीआईजी साहब ने गुस्से से पूछा। किसने तुम्हारी ड्यूटी लगाई थी यहां? मुंशी शेरदिल ने जनाबे अली। सभी गोली के लायक हो, डीआईजी साहब ने तेवरी चढ़ाकर कहा। क्या मुंशी और क्या बेमुंशी। मैकेनिक जो बोनेट खोलकर अंदर इंजन का मुताला कर रहा था गर्दन बाहर निकालकर बोला, सर जी वैसे तो कुछ खास समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसे लगता है कि बैटरी अर्थ हो गई और इग्निशन ऑन हो गई। इग्निशन ऑन हुई तो गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। स्टार्ट हुई तो गियर में होने की वजह से छड़प्पा मारकर आगे बढ़ी और सबको लपेटती चली गई। मैकेनिक की यह बात सुनकर गाड़ी बहुत मसरूर हुई और उसके कार्बोरेटर से हल्की सी आवाज आई, ओए रोए अपनी मैकेनिक गिरी को गधे, कभी मोटर इस तरह से भी स्टार्ट हुई है?